ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आचार्य चाणक्य जी कहा करते थे कि जो लोग हर बात जाहिर कर देते हैं, दुनिया उन्हें उनके ही शब्दों से हरा देती है। क्या आप जानते हैं कि वे कौन सी 7 बातें हैं जिन्हें चाहे कोई कितना भी अपना क्यों न हो, कभी नहीं बताना चाहिए। दोस्तों, आज मैं आपको वही रहस्य बताने जा रहा हूं जो अगर आप समझ गए तो जिंदगी में कोई भी आपको कभी तोड़ नहीं पाएगा। दोस्तों, प्राचीन भारत की पावन धरती पर जहां गंगा की पवित्र लहरें अपनी अनंत यात्रा पर निकली हुई थी और हिमालय की बर्फीली चोटियां आकाश को चुनौती देती प्रतीत हो रही थी, वहां मगध साम्राज्य की सीमाओं के निकट एक घना और रहस्यमय वन फैला हुआ था। दोस्तों, इस वन में प्राचीन पेड़ों की छांव इतनी घनी थी कि दिन के समय भी हल्की अंधेरी छाई रहती थी। सूर्यास्त का समय था जब सूरज की किरणें पत्तियों से छन करके जमीन पर सुनहरी रेखाएं खींच रही थी। आकाश में नारंगी, गुलाबी और बैंगनी रंगों का मिश्रण एक दिव्य चित्र की तरह उभर रहा था। पक्षियों की चहचहाट धीरे धीरे शांत हो रही थी, जैसे वे रात की गोद में सोने की तैयारी कर रहे हों। हवा में एक मधुर सुगंध थी। जंगली फूलों और नदी के जल में मिली हुई खुशबू। वन के बीचों बीच एक छोटी सी नदी बह रही थी, जिसका जल इतना स्वच्छ और शांत था कि उसमें आसपास की हरियाली का साफ साफ प्रतिबिंब दिखाई देता था। नदी के किनारे पर एक प्राचीन बरगद का पेड़ खड़ा था, जिसकी जड़ें धरती में इतनी गहराई तक बैठी हुई थी कि वह सदियों पुरानी कहानियों को थामे हुए लगती थी। दोस्तों, इस पेड़ की शाखाएं इतनी फैली हुई थी कि वह एक विशाल छतरी की तरह आकाश को ढक रही थी और उसके नीचे बैठना किसी सुरक्षित आश्रय में होने जैसा था। दोस्तों, उसी बरगद के नीचे भगवा वस्त्रों में लिपटे हुए एक वृद्ध व्यक्ति बैठे थे। उनके चेहरे पर गहन शांति का भाव था, लेकिन उनकी आंखें इतनी तीक्ष्ण और पैनी थी कि वे किसी के मन की सबसे गहरी परतों को भेद सकती थी। ये थे आचार्य चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता था। वो एक महान रणनीतिकार जिन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की थी और जिनकी बुद्धिमत्ता की धाक पूरे भारतवर्ष में फैली हुई थी। चाणक्य ने नंद वंश के अत्याचारों से त्रस्त होकर के मगध साम्राज्य को बदलने का संकल्प लिया था। उनके पास ही नदी के किनारे एक चिकनी चट्टान पर बैठा था एक युवा पुरुष, जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। वह अभी युवावस्था में कदम रख रहा था। उसके कंधे चौड़े और मजबूत थे, चेहरा तेजस्वी था, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी उलझन और चिंता की रेखाएं साफ दिखाई दे रही थी। चंद्रगुप्त नंद वंश के शोषण से पीड़ित था और चाणक्य का शिष्य बन करके एक नए साम्राज्य की स्थापना का सपना देख रहा था। वह नदी की बहती लहरों को घूर रहा था, लेकिन उसका मन कहीं और भटक रहा था। शायद अपने अतीत को दुखों में या भविष्य की अनिश्चितताओं में वह बार बार अपने हाथों को मसलता, जैसे कोई भारी बोझ उसके दिल पर दबाव बना रहा हो। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को ध्यान से देखा। उनके अनुभवी नेत्रों से कुछ भी छिप नहीं सकता था। वे जानते थे कि इस युवक के मन में कोई बड़ा तूफान उठ रहा है, जो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। धीरे से अपनी गंभीर लेकिन कोमल और आश्वासन देने वाली आवाज में उन्होंने पूछा कि पुत्र चंद्रगुप्त, क्या बात है? तुम्हारा चेहरा बाहरी रूप से शांत दिखाई देता है, लेकिन तुम्हारी आंखें किसी गहरे समुद्र की तरह उथल पुथल से भरी हुई हैं। क्या कोई गहरी चिंता या विचार तुम्हें सता रहा है? बताओ, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। चंद्रगुप्त ने धीरे से सिर उठाया, गुरु की ओर देखा। उसके होंठ थोड़े कांपे, जैसे शब्दों को बाहर आने में हिचक हो रही थी। फिर गहरी सांस लेकर के वह बोला, गुरुदेव, आप तो मेरे मन की हर बात को पहले से भांप लेते हैं। मैंने अपने जीवन में इतने रात देखे हैं, कि इतने दुख देखे हैं, इतनी योजनाएं बनाई हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि अगर मैं अपने दिल की बात, हर भावना को किसी अपने को बता दूं तो शायद यह बोझ हल्का हो जाए। क्या हर बात को दिल में दबा कर रखना ठीक है? क्या चुप रहना हमेशा सही रास्ता होता है, या कभी कभी बोलना जरूरी होता है? चाणक्य की होठों पर एक हल्की लेकिन अर्थपूर्ण मुस्कान उभरी। उनकी मुस्कान में सदियों का ज्ञान और अनुभव छिपा हुआ था, जैसे कोई प्राचीन ग्रंथ धीरे धीरे खुल रहा हो। वे कहने लगे, पुत्र, यह संसार एक जटिल और धोखे से भरा मायाजाल है। यह साफ दिल रखने वाले लोग सबसे पहले टूट जाते हैं और सबसे ज्यादा पीड़ा झेलते हैं। जो अपनी हर भावना, हर योजना, हर दुख और हर सुख को बिना सोचे समझे दूसरों के सामने खोल देते हैं, वे अनजाने में अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम करते हैं। याद रखो, जैसे एक तिजोरी में धन को सुरक्षित बंद रखा जाता है ताकि चोरों की नजर न पड़े, वैसे ही कुछ बातें दिल की उस तिजोरी में बंद रखनी चाहिए। बोलना हर किसी के बस की बात है। यह आसान है, सरल है, लेकिन चुप रहना वह एक कला है, एक दुर्लभ और शक्तिशाली कला। जो इस कला में माहिर हो जाता है, दुनिया की कोई ताकत उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। चुप रहने की शक्ति है, संयम में विजय है। चंद्रगुप्त की आंखें उत्सुकता से चमक उठी। वह और आगे झुक गया, जैसे गुरु के शब्दों को सोख लेना चाहता हो।
गुरुदेव, मुझे इस कला को सिखाइए, मुझे बताइए कि वे बातें जो कभी किसी से नहीं कहनी चाहिए, मैं जानना चाहता हूं कि कौन कौन सी बातें मेरे लिए एक मजबूत कवच बन सकती हैं जो मुझे जीवन में युद्ध में सुरक्षित रख सके। चाणक्य ने एक गहरी सांस ली। हवा में बरगद की पत्तियों की सरसराहट थी, जैसे प्रकृति खुद इन शिक्षाओं को सुनने के लिए तैयार हो गई हो। दूर से किसी जंगली जानवर की हल्की दहाड़ सुनाई दी, लेकिन चाणक्य की आवाज में इतना आत्मविश्वास था कि वह सब कुछ शांत कर देती थी। वे बोले, ठीक है पुत्र, आज मैं तुम्हें 7 गुप्त बातें बताता हूं जो चाहे कोई भी कितना भी अपना क्यों न हो, कितना भी विश्वसनीय लगे, उन्हें कभी किसी से नहीं बताना चाहिए। ये बातें अगर बाहर आ गई तो दुनिया तुम्हें तुम्हारे ही शब्दों से हरा देगी, तुम्हारे ही रहस्यों से तुमको घायल कर देगी। इन्हें छिपा लो तो जीवन की परेशानियां दूर दूर तक नहीं भटकेंगी। सुनो ध्यान से, और प्रत्येक बात के साथ मैं तुम्हें एक विस्तार पूर्वक कहानी सुनाऊंगा जो इन शिक्षाओं को जीवंत कर देगी और तुम्हारे मन में गहराई से उतर जाएगी। आचार्य चाणक्य ने कहा कि पहली गुप्त बात, घर परिवार की समस्याएं कभी किसी को न बताओ। चाणक्य ने अपनी पहली उंगली उठाई और कहने लगे, पुत्र, जीवन की सबसे पहली और मूलभूत नीति यही है, अपने घर की परेशानियां, झगड़े या निजी तकलीफें कभी भी बाहर वालों को मत बताओ। चाहे वह कोई मतभेद हो, आर्थिक समस्या हो या भावनात्मक संघर्ष हो, उसे घर की 4 दीवारी के अंदर ही रखो। चंद्रगुप्त थोड़े आश्चर्य से पूछा, क्या गुरुदेव, अगर कोई बहुत करीबी दोस्त या रिश्तेदार हो तो क्या उसे भी नहीं बता सकते? क्या वे हमारी मदद नहीं करेंगे? चाणक्य ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं पुत्र, जब तुम अपने घर की दरारें बाहर दिखाते हो तो लोग उन्हें जोड़ने के बजाय और अधिक फाड़ने लगते हैं। वे करुणा दिखाने का ढोंग करते हैं, लेकिन वास्तव में वे कथा चाहते हैं, तुम्हारे दुख की कहानी जो वे आगे फैला सके। सुनो, एक तुम्हें कहानी संबंध में सुनाता हूं। यह कहानी तुम्हें बता देगी कि जो मैं बात कह रहा हूं वह कहां तक सत्य है। बहुत समय पहले की बात है। मगध के एक छोटे लेकिन समृद्ध गांव में 2 भाई रहा करते थे, जिनका एक का नाम था सोहन और दूसरे का नाम था मोहन। सोहन बड़ा था, उम्र में बड़ा होने के कारण वह परिवार की जिम्मेदारियां संभालता था। वह मेहनती था, सुबह से शाम तक खेतों में काम किया करता था, फसलें बोता, पानी देता और फसल काटता। मोहन छोटा था, थोड़ा चंचल और लापरवाह, लेकिन दिल का साफ था। वह भी काम करता था, लेकिन कभी कभी आलस कर बैठता था। उनके माता पिता वृद्ध थे। पिता एक पूर्व किसान जो अपने घर पर रह करके सलाह देते और माँ घर का कामकाज संभाला करती थी। घर में छोटे मोटे झगड़े आम थे। एक दिन खेतों में काम करते हुए मोहन ने गलती से पानी की नाली बंद कर दी, जिससे फसल का कुछ हिस्सा बर्बाद हो गया। सोहन को गुस्सा आया। घर लौट करके वहां माँ से शिकायत करने लगा। माँ, मोहन फिर आलस किया, खेत बर्बाद हो गया। माँ ने मोहन का पक्ष लिया। वह अभी बच्चा है, सीख जाएगा। पिता ने दोनों को डांटा, एक होकर के रहो, झगड़ो मत। लेकिन सोहन का गुस्सा शांत नहीं हुआ। अगले दिन गांव की चौपाल पर सोहन अपने दोस्तों से मिला। गुस्से में उसने सबके सामने अपना दिल खोल दिया। मेरा भाई मोहन आलसी है, वह खेत में काम नहीं करता। माँ उसका पक्ष लेती है और पिता हमेशा मुझ पर गुस्सा करते हैं। घर में रोज झगड़ा होता है। दोस्तों ने सहानुभूति दिखाई, कुछ ने सिर हिलाया, कुछ ने हंस करके टाल दिया। लेकिन अगले ही दिन गांव में अफवाह फैल गई। लोग फुसफुसाने लगे, सोहन का परिवार टूटा हुआ है, मोहन को कोई काम न देना, वह आलसी है। मोहन को गांव में मजदूरी मिलनी बंद हो गई, कोई उसे अपने खेत में नहीं बुलाता। माता पिता की इज्जत गांव में कम हो गई। लोग उन्हें देख करके मुस्कुराते, लेकिन पीठ पीछे बातें करते। बच्चे जो सोहन और मोहन के भतीजे थे, स्कूल में हंसी के पात्र बन गए। सहपाठी उन्हें चिढ़ाते, तुम्हारा घर तो झगड़ों से भरा है। सोहन को लगा था कि वह अपने दोस्त से बात करके हल्का हो जाएगा, लेकिन वास्तव में उसने अनजाने में अपने घर की नींव हिला दी। इसी तरह से समय बीतता गया। मोहन उदास हो गया। वह सोचता, मैंने गलती की, लेकिन अब पूरा गांव मुझे दोषी मानता है। आखिरकार मोहन ने घर छोड़ दिया और दूर शहर चला गया। परिवार बिखर गया। सोहन अकेला रह गया और उसे पछतावा हुआ कि उसने घर की बात बाहर क्यों की। गांव वाले अब उसे भी संदेह की नजर से देखते। सोहन ने खुद अपने परिवार को बर्बाद किया। चाणक्य ने कहानी समाप्त करते हुए चंद्रगुप्त की ओर देखा। पुत्र देखो, घर का झगड़ा अगर बाहर गया तो वह घर की नींव डगमगा देता है। संबंध यदि बाहरी दृष्टि में आए तो उनका मान मिट जाता है। लोग तुम्हारे दुख का हथियार बना लेते हैं। इसलिए चाहे हालात कितने भी बिगड़े, घर की बातें केवल अपनों तक ही सीमित रखो। बाहर की दुनिया मरहम लगाने के बजाय जख्म पर नमक छिड़कती है और कभी कभी तो और गहरा घाव कर देती है। चंद्रगुप्त ने सिर हिलाया, लेकिन उसके मन में अभी और सवाल उमड़ रहे थे। अब रात गहराने लगी थी। तारे आकाश में चमक रहे थे और नदी का जल हल्के अंधेरे में चांदी की तरह चमक रहा था। अब यह बात जो पहली हो गई, दूसरी बात सुनेंगे तो आप और चौंक जाएंगे। चाणक्य ने दूसरी अंगुली उठाई और गंभीर स्वर में कहने लगे, दूसरी और बेहद महत्वपूर्ण नीति यही है कि अपनी आमदनी, अपनी संपत्ति या जो कुछ भी तुमने मेहनत से कमाया है,
उसका बखान कभी किसी से मत करो। चंद्रगुप्त ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन गुरुदेव, अगर हम अपनी सफलता पर गर्व करें तो क्या गलत है? क्या इससे प्रेरणा नहीं मिलती? चाणक्य ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं पुत्र, धन जितना गुप्त रखा जाए उतना ही सुरक्षित है। उसकी दिखावट करना खुद को चोरों, जलनखोरों और लोगों को सामने खड़ा करना है। सुनो, एक इस संबंध में मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ। यह कहानी तुम्हें सिखाएगी कि जो मैं कह रहा हूँ वह कहाँ तक सत्य है। प्राचीन तक्षशिला शहर के व्यस्त बाजार में एक व्यापारी रहता था। उसका नाम था विश्वास दास। वह बचपन से मेहनती था। उसके पिता एक छोटे व्यापारी थे जो रेशम और मसालों का व्यापार किया करते थे। विश्वास दास ने पिता से सीखा और व्यापार को बढ़ाया। वह सुबह जल्दी उठता, बाजार जाता, सौदे करता और रात देर तक हिसाब किताब करता रहता। सालों की मेहनत से उसने एक खजाना जोड़ लिया। सोने के सिक्कों से भरे 3 संदूक, रत्नों की चमकदार मालाएं और कई गांवों में फैली जमीन। उसका घर शहर के बीच में था, जहां वह अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहा करता था। एक दिन विश्वास दास अपने पुरानों दोस्तों की महफिल में गया। शराब की चुस्कियों के बीच बातें चल रही थी। दोस्तों ने पूछा, विश्वास दास, तुम्हारा व्यापार कैसा चल रहा है? गर्व से भर करके विश्वास दास कहने लगा, मेरा व्यापार फल फूल रहा है। मेरे पास सोने के सिक्कों से भरे 3 संदूक हैं, रत्नों की मालाएं जो राजा को शोभा दें और कई गांवों की जमीन मेरे नाम है। मैं अब शहर का सबसे अमीर आदमी हूँ। दोस्तों ने तालियां बजाई, कुछ ने ईर्ष्या से मुंह बनाया, लेकिन सब ने तारीफ की। उनमें से एक दोस्त जो छिपे तौर पर जलनखोर था और कर्ज में डूबा हुआ था, ने यह बात एक कुख्यात डाकू सरदार को बता दी। वह सोचता था कि अगर विश्वास दास का खजाना लूट जाए तो शायद कुछ हिस्सा उसको भी मिल जाए। कुछ रातों के बाद अमावस्या की काली रात में डाकुओं का गिरोह विश्वास दास के घर पर हमला कर दिया। वह दीवार फांद करके अंदर घुसे, परिवार को बंधक बना लिया गया और खजाना लूट लिया गया। विश्वास दास की पत्नी चीखी, बच्चे रोए, लेकिन डाकू निर्दयी थे। उन्होंने न केवल धन लूटा बल्कि घर में तोड़फोड़ की और विश्वास दास को घायल कर दिया। सुबह जब गांव वाले आए तो सब कुछ बर्बाद था। विश्वास दास न केवल आर्थिक रूप से टूट चुका था बल्कि उसकी इज्जत भी चली गई। लोग कहने लगे, विश्वास दास को अपनी संपत्ति का बखान नहीं करनी चाहिए था, उसकी अपनी गलती है। जलनखोर दोस्त दूर से देखता रहा लेकिन कभी सामने नहीं आया। विश्वास दास को पछतावा हुआ कि उसने अपनी कमाई का खुलासा क्यों किया। वह अब गरीबी में जीता और उसके बच्चे भूखे रहते। चाणक्य ने कहा कि पुत्र, सच्चे अमीर लोग अपनी कमाई कभी सबको नहीं बताते। जहां अधिक लोग जान गए वहां लोभ, जरूरतें और संकट बढ़ जाते हैं। अगर किसी को पता चले कि तुम अच्छी कमाई करते हो, कुछ मदद के बहाने वो पास आएंगे, कुछ तुम्हें नीचा दिखाने के अवसर खोजेंगे और कुछ सिर्फ इसलिए द्वेष करने लगेंगे कि तुम्हारे पास हुआ है जो उनके पास नहीं है। धन का सबसे बड़ा रक्षक उसका छिपा होना है। इसे ढको रखो, मन स्थिर और निश्चिंत रहेगा, क्योंकि जो धन दिखाया गया वही लूट का कारण बनता है या जलन का कारण बनता है। दोस्तों, इसीलिए कभी भी व्यक्ति को भूल करके धन का दिखावा नहीं करना चाहिए। अब मैं तीसरी बात तुम्हें बताता हूं। यह तीसरी बात यदि आपने सुन ली तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। इस बात को बड़े ध्यान से और गौर से सुनना। चाणक्य ने तीसरी उंगली उठाते हुए कहा, तीसरी नीति पुत्रों, जब तक कोई योजना पूरी न हो जाए उसे अपने मन के अंदर ही रहने दो। जो लोग अपने हर कदम की घोषणा पहले कर देते हैं वे अक्सर मंजिल तक पहुंचने से पहले ही अपना रास्ता खो देते हैं। चंद्रगुप्त ने उत्सुकता से पूछा, गुरुदेव, लेकिन अगर हम अपनी योजनाएं बताएं तो शायद कोई अच्छी सलाह दे या मदद कर सके। चाणक्य ने सिर हिलाया, नहीं पुत्र, हर विचार एक बीज होता है। अगर उसे बोने से पहले ही सबको बता दोगे तो कोई उसे मसल देगा या तुमसे पहले फल ले जाएगा। योजना की असली शक्ति उसकी चुप्पी में होती है। इस संबंध में मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, इसको भी ध्यान से सुनना। पाटलिपुत्र के निकट एक छोटे से गांव में एक युवा किसान रहता था। उस किसान का नाम था हरीश। हरीश बचपन से स्मार्ट था। उसके पिता एक साधारण किसान थे जो पारंपरिक फसलें उगाया करते थे। लेकिन हरीश ने किताबें पढ़ी और विदेशों में मसालों के बारे में जाना। उसने सोचा कि वह अपने गांव में एक अनूठा मसाला बाग लगाएगा जहां इलायची, दालचीनी और अन्य दुर्लभ मसाले उगाए जाएंगे। इसके लिए उसने सालों तक पैसा जोड़ा, बीज मंगवाए और जमीन तैयार की। वह उत्साहित था, सोचता था कि यह बाग उसे अमीर बना देगा और गांव को प्रसिद्ध कर देगा। एक दिन गांव की सभा में हरीश ने उत्साह से अपनी योजना सबको बता दी कि मैं अगले महीने एक बड़ा मसाला बाग लगाऊंगा। इसमें विदेशी मसाले उगेंगे और साल भर में मैं अमीर हो जाऊंगा। बाजार में मेरे मसाले सबसे अच्छे होंगे। सभा में लोग तालियां बजाने लगे, लेकिन वहां एक चालाक व्यापारी भी बैठा था, नाम था धनराज। धनराज ने हरीश की बात सुनी और मन ही मन मुस्कुराया। वह जानता था कि यह योजना सोने की खान है। अगले ही दिन धनराज ने चुपके से उसी तरह के बीज मंगवा लिए।
हरीश की बताई जगह के पास अपनी जमीन पर बाग लगा लिया और बाजार में पहले ही मसाले बेचने शुरू कर दिए। उसने अपने रिश्तेदारों से मदद ली और बाग को तेजी से तैयार किया। जब हरीश का बाग तैयार हुआ तब तक बाजार पर धनराज का कब्जा हो चुका था। हरीश के मसाले बिक नहीं पाए क्योंकि धनराज के मसाले सस्ते और पहले से उपलब्ध थे। हरीश कर्ज में डूब गया। उसने सोचा था कि योजना बताने से लोग उत्साहित होंगे, लेकिन वास्तव में उसकी योजना चुरा ली गई। गांव वाले अब धनराज की तारीफ करते और हरीश को असफल कहते। हरीश ने गांव छोड़ दिया और मजदूरी करने लगा। चाणक्य ने कहा कि हर विचार एक बीज है, बोने से पहले बताओगे तो कोई चुरा लेगा। तैयारी का समय दिखाने का नहीं होता है, काम पूरा होने के बाद ही बोलना चाहिए। जब तक सफर चल रहा हो चुप रहो। तुम्हारा इरादा, दिशा और अगला कदम तुम्हारे अपने हैं। इन्हें सबके सामने ला करके तुम बेवजह का बोझ और आलोचना अपने सिर में ले लेते हो। आज की दुनिया में भी यही लागू होता है। कोई नया काम, व्यापार या नौकरी तब तक मत कहो जब तक वह पूरा न हो जाए। दुनिया न रक्षा करेगी न जिम्मेदारी उठाएगी। और अब मैं तुमको एक चौथी बात बताने जा रहा हूं। यह बात सबसे महत्वपूर्ण है। यह बात है कि अपनी कमजोरियां किसी से मत बताओ। चाणक्य ने चौथी उंगली उठाई। पुत्र, जिस दिन तुमने अपनी कमजोरी किसी और को बता दी उसी दिन तुमने हार की पहली सीढ़ी चढ़ ली। चंद्रगुप्त ने पूछा, कैसे गुरुदेव? अगर हम किसी अपने को बताएं तो क्या वह हमें समझेगा नहीं? चाणक्य मुस्कुराए। अपने अवसर तब तक साथ होते हैं जब तक तुम्हारी ताकत उन्हें फायदा देती है, लेकिन जैसे ही कमजोरी सामने आती है वही लोग दूर हो जाते हैं या पीठ पीछे वार करते हैं। इस संबंध में मैं भी तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। यह कहानी तुम्हें बहुत कुछ सिखा करके जाएगी। एक बार तक्षशिला के निकट एक योद्धा रहता था। नाम विक्रम सिंह था। वह तलवारबाजी में निपुण था, घुड़सवारी में कुशल और युद्ध के मैदान में बिल्कुल निडर। लेकिन उसकी एक कमजोरी थी कि वह ऊंचाई से डरता था। बचपन में एक हादसा हुआ था जब वह पहाड़ से गिरते गिरते बचा था। उसने कभी इस डर को किसी से नहीं बताया, लेकिन उसके सबसे करीबी मित्र जो उसके साथ युद्ध में जाता था, एक दिन उसने कह दिया, मित्र, अगर युद्ध में पहाड़ या ऊंची जगह पर चढ़ना पड़े तो मुझे पीछे रखना, मेरे हाथ पांव कांप जाते हैं। मित्र ने सहानुभूति दिखाई, लेकिन वह खुद एक महत्वाकांक्षी योद्धा था। एक दिन दुश्मन राज्य के जासूस ने मित्र को रिश्वत दी और कमजोरी की जानकारी निकाल ली। अगले युद्ध में दुश्मन ने योजना बनाई हुई विक्रम सिंह की सेना को एक ऊंचे टीले पर घेर लिया गया। विक्रम सिंह के सैनिक लड़ते रहे, लेकिन विक्रम सिंह ऊंचाई देख करके कांप गया। उसके हाथ से तलवार गिर गई और दुश्मन ने उसे आसानी से हरा दिया। विक्रम सिंह बिना लड़े धराशायी हो गया और उसकी सेना बिखर गई। मित्र ने पीठ दिखाई और दुश्मन से जा मिला। विक्रम सिंह को कैद कर लिया गया और वह पश्चाताप कर रहा था कि उसने अपनी कमजोरी दूसरे को क्यों बता दी। चाणक्य कहने लगे, कमजोरी तब तक ताकत है जब तक तुम्हें केवल पता है। जिस दिन वह किसी और को पता चल गई वह तुम्हारे विरुद्ध सबसे तेज अस्त्र बन जाती है। राजा वही होता है जो अपने डर को तलवार में छिपा ले और चेहरे की मुस्कान में अपने घावों को भी छुपा ले। अपने डर, अपनी तकलीफें, पुराने घाव, इन्हें अपने भीतर रखो, क्योंकि दुनिया में बहुत से लोग मदद नहीं करते, तुम्हारी हार का तमाशा देखने के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। और अब मैं तुम्हें पांचवी बात बताता हूं। यह पांचवी बात तुम अपने जीवन में उतार लेना, कभी इस बात को भूलना मत। चाणक्य ने कहा, अपने दान का बखान कभी मत करो। चाणक्य मुस्कुराए और बोले, पुत्र, जो दान जुबान से बोला जाए वह पुण्य नहीं, अहंकार का प्रदर्शन होता है। चंद्रगुप्त ने पूछा, गुरुदेव, अगर हमने किसी गरीब की मदद की तो क्या बताना गलत है? चाणक्य ने बड़े शांत स्वर में कहा, जब तुम दान करते हो और फिर उसी का प्रचार करते हो तो वह मदद नहीं रह जाती, वह तुम्हारे घमंड बढ़ाने का तरीका बन जाता है। इसके लिए मैं भी तुम्हें कहानी सुनाता हूँ। एक बार मगध के एक छोटे राज्य में एक राजा रहता था। उस राजा का नाम था धर्मराज। वह धार्मिक था, प्रजा का ख्याल रखता था। एक वर्ष सूखा पड़ गया और प्रजा भूखी थी। धर्मराज ने अपने खजाने से 100 गायें, 50 स्वर्ण मुद्राएं और अनाज ब्राह्मणों और गरीबों को दान दिया। लेकिन वह गर्व से भर गया। दरबार ने उसने घोषणा की, मैंने इस वर्ष 100 गायें ब्राह्मणों को दान दिया है, 50 स्वर्ण मुद्राएं गरीबों में दान दिया है। मैं सबसे बड़ा दानी राजा हूँ। दरबार में तालियां बजाई गईं, प्रजा ने तारीफ की। लेकिन उसी रात राजा को सपने में एक वृद्ध ब्राह्मण मिला। ब्राह्मण कहने लगा, राजन, तुमने जो दिया वह पुण्य नहीं बना, क्योंकि तुमने उसका बखान कर दिया। दान तभी फलदायी होता है जब वह छिपा रहा। तुम्हारा दान अब अहंकार बन गया है। राजा जागा और पश्चाताप करने लगा। अगले दिन वह चुपके से और दान करने लगा, लेकिन बखान नहीं किया। तब उसे सच्ची शांति मिली। चाणक्य ने कहा, दान दाएं हाथ से दिया जाए तो बाएं हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए। वह दीपक है जो अंधेरे में जलता है, उसे कोई देखे या न देखे उजाला लौट कर आता ही है। अगर तुमने सच में मदद की है तो दुनिया को बताने की जरूरत नहीं है। जो दिल सच्चे दिल से दान दिया गया हो वह ऊपर तक पहुंचता है। चाणक्य ने शिष्य की ओर देखा, कहा, पुत्र, जीवन में हर कोई कभी कभी हारता है,
अपमान झेलता है, लेकिन उस हार को बार बार दोहराते रहना खुद अपने जख्मों को उधेड़ने जैसा होता है। एक योद्धा ने युद्ध में हार का सामना किया। उसने हर गांव में जाकर के कहा, मुझे धोखा दिया गया, मेरे साथ अन्याय हुआ। लोग सहानुभूति दिखाते लेकिन पीठ पीछे हंसते। जब वह फिर मैदान में उतरा, लोग उसकी हार का इंतजार करने लगे, लेकिन उसने सीख ली, चुप रहा और मजबूत होकर के लड़ा। तो चाणक्य ने कहा कि अपमान को याद मत करो, उसे शक्ति में बदलो। दुनिया तभी विश्वास करती है जब तुम ताकत दिखाते हो। और सातवीं जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, इस बात को तो कभी अपने जीवन में भूलना ही मत। चाणक्य ने बड़े गंभीर स्वर में कहा, मनुष्य का सबसे बड़ा रहस्य उसका मन होता है। जो हर किसी के सामने अपना मन खोल देता है, वह सबसे पहले टूट जाता है। एक व्यक्ति ने अपने क्रोध और मोह को सबके सामने खोल दिया। दुश्मनों ने उसकी पीड़ा का फायदा उठाया और उसे तोड़ दिया, लेकिन जब वह चुप रहा तब वह मजबूत हो गया। चाणक्य ने कहा, भावनाएं भीतर सहेज ली जाए तो ताकत बन जाती हैं। राजा वही जो बाहर ठंडी छाया की तरह दिखे। चंद्रगुप्त कहने लगा, गुरुदेव मैं समझ गया। चाणक्य मुस्कुराए, यही नीति जीवन का कवच है। सीख के तौर पर ये 7 बातें मैं तुम्हें फिर बताता हूं, और इस संबंध में मैं पहले भी बता चुका हूं। सबसे पहली बात, घर परिवार की समस्याओं को गुप्त रखो। दूसरी बात, कमाई या धन का खुलासा न करो। तीसरी बात, भविष्य की योजनाएं छिपा कर रखो। और चौथी बात, किसी को अपनी कमजोरी मत बताओ। पांचवी बात, दान का प्रचार मत करो। छठी बात, अपमान और हार की कहानियां किसी दूसरे को मत सुनाओ। और सातवीं बात, अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखो। दोस्तों, जिसने भी जीवन में इन 7 बातों को अपने जीवन में उतार लिया और ध्यान से इन बातों पर उसने अमल किया, जीवन में कभी उसे हार का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। दोस्तों, यह चाणक्य की 7 बातें आपको कैसी लगी हैं, एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना। और यह कहानी यदि आपको पसंद आई है, अच्छी लगी है, तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करने की भी कृपा कर देना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।